10,000 5,000 में भी काम कर लेते हैं। तो उनको फेस करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। ब्रोकर भी अगर रेरा रजिस्टर्ड नहीं है तो वो भी प्रॉपर्टी का काम नहीं कर सकता। बहुत सारे आजकल डिस्प्यूट प्रॉपर्टीज भी हैं जो कि आती है सामने। अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, मान लेते हैं आप कोई 50 लाख की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, मैं तो कहता हूँ 5 लाख का लोन उसके ऊपर बैंक से उठा लो। प्रॉपर्टी अगर ओके होगी तो आपको बैंक 5 लाख का लोन देगा, वरना वो 5 लाख नहीं, वो 10 रुपये का लोन भी नहीं देगा आपको बैंक। कि रियल एस्टेट में सबसे ज़्यादा कमाता कौन है? बिल्डर्स कमाते हैं या ब्रोकर्स कमाते हैं? रियल इस्टेट में सबसे ज़्यादा जो कमाता है वो कमाता है गवर्नमेंट। सर वैसे बिल्डर से डायरेक्टली प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या ब्रोकर्स के थ्रू ही प्रॉपर्टी लेनी चाहिए? देखिए, अगर रियल इस्टेट में आना है तो इसमें तो जीरो फंडिंग चाहिए। जैसे कि सर अभी हम अजमेर में हैं, अजमेर में कहाँ करना चाहिए हमें सर? अगर आप रियल इस्टेट को समय देते हो तो रियल इस्टेट आपका समय बदल देता है। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्क्रैम्बल सेशन बाय कोडाशाही स्टूडियो। आज हमारे साथ मौजूद है हरीश साहू जी, जो कि ड्रीम आशियाना कंपनी के सीईओ एंड फाउंडर हैं। आज हम इनके साथ डिस्कस करेंगे रियल एस्टेट के बहुत सारे पॉइंट्स जो कि नॉर्मली लोगों को पता नहीं होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो सर, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पे। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, आपने मुझे इन्वाइट किया, मैं बहुत अच्छा हूँ। सर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी से। आपने रियल एस्टेट में कैसे स्टार्ट किया था वैसे? देखिए, रियल इस्टेट में जो मेरी जर्नी है वो ये मानिए कि मैं तो एक किस्मत से रियल इस्टेट के अंदर गया हूँ। क्या है कि पहले मेरी यहाँ एजुकेशन हुई अजमेर में, और उसके बाद मैंने मेरी जैसे जॉब सर्च करी तो अजमेर में उतनी सैलरी नहीं मिलती है। तो मैंने जयपुर को चुना कि एक मेट्रो सिटी, एक अच्छी सिटी है जयपुर, जहाँ मुझे एक अच्छी इनकम मिलेगी। तो वहाँ गया, वहाँ मैंने मेरे कुछ इंटरव्यूज़ दिए। तो वहाँ सबसे बड़ी इशू आया मेरे साथ मेरी लैंग्वेज का। मैं इंग्लिश मुझे आती नहीं, मैं हिंदी मीडियम से पास आउट हूँ। और वहाँ सबसे ज़्यादा नीड जो लगी, जैसे मैंने कॉल सेंटर्स में इंटरव्यूज़ दिए थे तो वहाँ लगा कि यहाँ इंग्लिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे ऐसे मैंने एक रियल इस्टेट कंपनी में भी इंटरव्यू दिया था। तो वहाँ जो मेरा जिन्होंने इंटरव्यू लिया उन्होंने मेरी इंग्लिश को ना ध्यान रखते हुए, मेरे लैंग्वेज को ना ध्यान रखते हुए, उन्होंने मेरी स्किल को देखा, उन्होंने मेरी कम्युनिकेशन को देखा कि ये कम्युनिकेशन अच्छा कर रहा है, जो मेरी बात समझाना चाह रहा है या जो मैं उससे क्वेश्चन कर रहा हूँ उसका वो सही से जवाब दे रहा है। तो ऐसे करके मैंने वहाँ से मेरा रियल इस्टेट में एक पहला कदम मैंने रखा और शुरुआत हुई मेरी। वहाँ मैंने लोगों से मिलने लगा तो कुछ डील होने लग गई, कुछ अच्छा होने लग गया। तो इस तरीके से वहाँ पे मेरा एक अच्छा नाम हुआ जयपुर में, अच्छा काम किया मैंने। और क्या है कि मेरे ड्रीम बहुत बड़े हैं, मेरे ड्रीम छोटे नहीं हैं। और ये मैं जानता हूँ कि मेरे ड्रीम जो है वो सैलरी से तो पूरे नहीं होंगे। तो फिर एक स्टेप, मुझे जो एक हार्ड स्टेप सभी को उठाना भी चाहिए, वो मैंने भी उठाया कि जो ये पॉइजन है, जो एक सैलरी है, इसको छोड़ना ही पड़ेगा। जब तक इस पॉइजन को आप नहीं छोड़ोगे, जब तक आप अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकते, आप एक स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैंने एक डिसीजन लिया और उस पॉइजन को छोड़ा और मैं वापस से मेरे अजमेर शिफ्ट हुआ और मैंने मेरी कंपनी जो है ओपन करी और आज कर ही रहा हूँ मैं काम। मेरा अच्छा काम चल रहा है अजमेर में। बढ़िया है सर। बाकी सर इस पूरी जर्नी में जैसे एज एन ब्रोकर क्या क्या इश्यूज, क्या क्या दिक्कतें होती है जो फेस करनी पड़ती है वैसे? देखिए, दिक्कत तो हर बिजनेस में आती है ना, हर बिजनेस में आपको इश्यूज होंगे। इसमें क्या है कि आपको जब आपने अपना खुद का बिजनेस शुरू कर लिया है तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा, मार्केट से आपको प्रॉपर अपडेट रहना पड़ेगा। पहला तो अगर आप अपडेट नहीं हो तो आप मार्केट से आउट हो जाओगे। तो दूसरा जो मैंने इशू जो मुझे आया, जो मुझे परेशानी आई, वो आई ब्रोकरेज की। अपने यहाँ पे इंडिया में अगर देखा जाए तो 1% पे काम करते हैं ब्रोकर। और कुछ ब्रोकर ऐसे भी हैं जो कि रेरा अप्रूव नहीं होते हैं, रेरा रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। और जैसे चाय की टपरी वाला भी आज तो ब्रोकर बना हुआ है, तो वो लोग 10,000 5,000 में भी काम कर लेते हैं। तो उनको फेस करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। वो प्रॉपर्टी बता देते हैं लेकिन आगे की सर्विस का देते नहीं है। और क्लाइंट आके हमें बोलता है कि यार वो तो 10,000 में मुझे प्रॉपर्टी दिला देगा, 20,000 में दिला देगा। तो वो एक हमें परेशानी आती थी मार्केट में। खैर, अब जब इस लेवल पे आ गए हैं तो हम ग्राहक को समझा पाते हैं कि आप एक सही ब्रोकर का चुनाव करें जो रेरा से रजिस्टर्ड हो, जो मार्केट की नॉलेज रखता हो, जो आपको एक सही वैल्यूएशन दे सके। वहीं आप अपना डिसीजन लो। आप अगर ऐसे ब्रोकर के साथ जुड़ जाओगे जो मार्केट की नॉलेज नहीं रखता तो आप कहीं ना कहीं एक गलत प्रॉपर्टी ले लोगे जिसका आपको जीवन भर या फिर आपकी लाइफ टाइम की जमा पूंजी है उसमें आपको खड्डे में डालनी पड़ेगी। सर जैसे कि अभी आपने बोला कि रेरा रजिस्टर्ड ब्रोकर से लाइक प्रॉपर्टी परचेज करनी चाहिए या वो वैलिड होते हैं, तो वैसे ये रेरा आजकल मैं भी सुन रही हूँ बहुत ज़्यादा चल रहा है कि
ये एग्जैक्टली है क्या वैसे? रेरा क्या है कि रेरा एक कानून है जो कि बिल्डर और ग्राहक के लिए बनाया गया है। पहले क्या होता था कि 2016 से पहले 2016 में एक कानून आया था रेरा, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है एक्ट है। ये इससे पहले क्या होता, बिल्डर अपनी मनमर्जी करता था। बिल्डर ने कोई प्रॉपर्टी दी और उसको पोजीशन नहीं दे रहा है, या जो उसने कमिटमेंट करे कि मैं इसके अंदर ये सारी फिटिंग्स करूँगा, उस कमिटमेंट पे नहीं खरा उतरा, या उसने कुछ भी ऐसे क्लाइंट भी होता था तो क्लाइंट भी अपनी तरफ से कुछ भी कमिटमेंट कर देता था पेमेंट का, और वो सब नहीं देता था टाइमली। तो दोनों साइड के लिए, तो इन दोनों को बांधने के लिए रेरा कानून आया है। और रेरा कानून क्या करता है कि आपके जो भी प्रॉपर्टी की डिटेल्स है वो उसमें सारी पहले आपसे लेगा कि आप क्या बनाओगे, किस क्वालिटी का बनाओगे, और इसके डायरेक्टर कौन है, इसमें फंडिंग कहाँ से आ रही है, वो सब आपको रेरा के अंदर होगा। वो आप ऑनलाइन जाकर के रियल एस्टेट रेगुलेटरी का लिखेंगे रेरा राजस्थान, उसमें आ जाएगा। क्लाइंट के लिए बेहतर इसलिए हो जाता है रेरा की सारी चीज़ें आप पहले ही ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो आप जाकर के कोई कंप्लेन कर सकते हैं और उसका समाधान आपके लिए निकलेगा। आजकल ब्रोकर को भी रेरा कराना पड़ गया है। ब्रोकर भी अगर रेरा रजिस्टर्ड नहीं है तो वो भी प्रॉपर्टी का काम नहीं कर सकता, और अगर रेरा रजिस्टर्ड है तो वो मतलब 10-15 हज़ार रुपये फीस भर के रेरा रजिस्टर्ड हो रहा है तो वो जेन्युइन है, वो मेहनत कर रहा है, वो आदमी निकला है, मेहनत कर रहा है, सारी नॉलेज ले रहा है प्रॉपर्टी की, फिर उसके बाद आपको वैल्यूएशन ले रहा है उस एरिया की, फिर आपको दे रहा है। तो वो एक रेरा रजिस्टर्ड ब्रोकर ही कर पाता है। सर वैसे लाइक इन्वेस्टमेंट अगर करनी हो तो कहाँ करनी चाहिए वैसे? देखिए, इन्वेस्टमेंट जो करनी चाहिए, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। लोग अभी क्या हो रहा है, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं कि सर मुझे कोई प्रॉपर्टी दिला दीजिए और ऐसी जगह दिला दीजिए जहाँ फुल बसावट हो और सारी सुविधाएं और वहाँ मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट और एंड यूज़र जो है दोनों में आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। इन्वेस्टर क्या है? इन्वेस्टर वो है जिसको एप्रिसिएशन चाहिए अपनी प्रॉपर्टी के अंदर, और एंड यूज़र ये है जिसको रहने का सुख चाहिए। यार दोनों का आप मिक्स नहीं कर सकते। अब मिक्स करना है तो आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या तो दूरी पे जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ। अगर आपको, आपका क्वेश्चन था कि आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, आप इन्वेस्टमेंट एक ऐसी जगह करें जहाँ फुल डेवलप एरिया है, जहाँ पे हाई रेट्स पहुँच चुकी है, उसके 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर वहाँ आप इन्वेस्ट कर दो, आपको रिटर्न मिल जाएगा। उसके 5 किलोमीटर के दायरे में आगे, थोड़ा सा और आगे जहाँ डेवलपमेंट आ रहा है वहाँ आप इन्वेस्ट कर दो, आपको रिटर्न मिल जाएगा। जैसे कि सर अभी हम अजमेर में हैं, तो अजमेर में कहाँ करना चाहिए इन्वेस्टमेंट? जिससे अजमेर में भी आप अपन बात करते हैं पंचशील की, कोटड़ा की, या अपने साउथ एरिया जैसे आदर्श नगर और इधर की। देखिए, इन्वेस्टमेंट आप करेंगे कहीं पे भी करेंगे, छोटा मोटा रिटर्न अगर आप चाहते हैं तो आपको मिल भी जाएगा। लेकिन अगर एक आप अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो उसके लिए आपको पंचशील के आगे का एरिया जैसे माकड़ वाली है वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। आदर्श नगर साइड इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि साउथ है और 10 साल से मैं देख रहा हूँ कोई ज़्यादा खास डेवलपमेंट वहाँ हुआ नहीं है। कोई ऐसी योजना है, गवर्नमेंट की भी कोई खास योजना है वहाँ पे आई नहीं। और दूसरा, रिको इंडस्ट्रियल एरिया है तो लोग हिचकिचाते हैं, मतलब पॉल्यूशन इन सबसे। अब अपन आ जाते हैं कोटड़ा साइड में, तो इस साइड भी आगे जाकर पहाड़ आ जाते हैं, तो एरिया ब्लॉक है, तो एप्रिसिएशन कैसे आएगा? और जो कोटड़ा में रेट्स आनी थी वो हाई रेट पे अभी चल ही रहा है कोटड़ा। पंचशील की बात करते हैं तो पंचशील में रेट्स ऑलरेडी 50-55 हज़ार रुपये, इससे ज़्यादा अजमेर की अगर अपन देखते हैं तो अजमेर में रेट्स जाती नहीं है जब तक आप 30-40 फीट रोड पे प्लॉट ले रहे हैं। इससे बड़ी रोड पे अगर आप प्लॉट लेते हैं तो रेट्स थोड़ी हाई होती है। तो इसके आगे का जो एरिया है माकड़ वाली या लोहागल, या जहाँ नया शहर बस रहा IT पार्क, चाची आवास, यहाँ अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 100% आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। सर वैसे फ्लैट, विला, प्लॉट की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा बेहतर लेने में क्या होता है, क्या लेना चाहिए वैसे? देखिए, बेहतर तो सब है ना, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है वो डिपेंड करता है। जैसे अगर आपका सिर्फ पर्पस इन्वेस्टमेंट है तो मैं कहूँगा कि आप प्लॉट ले लीजिए। प्लॉट सबसे अच्छे रिटर्न देता है। उससे बेहतर अगर आप रहने के हिसाब से देख रहे हैं तो आप मकान लीजिए अपना, जिसमें ज़मीन अपनी होती है, छत अपनी होती है, तो उसमें क्या होता है, रिटर्न भी मिलता है आपको और आपका रहने का भी एक अलग आनंद आता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे सिक्योरिटी सेफ्टी मिले, मैं एकदम लोकेशन पे रहूं जहाँ पे मुझे उस जमीन की कीमत में आपको मकान मिल जाए, आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाए, या आप रेंटल इनकम अच्छी चाहते हैं तो आप फ्लैट ले लीजिए। फ्लैट आपका वहीं बेहतर है जहाँ आपको एप्रिसिएशन से कम उम्मीद रख करके और आप रहने का आनंद लेना चाह रहे हैं, सिक्योरिटी सेफ्टी चाह रहे हैं, तो फ्लैट आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। अदरवाइज आपका अगर इन्वेस्टमेंट है, प्योर इन्वेस्टमेंट है, तो आप प्लॉट में इन्वेस्ट करें।
वही रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि डिपेंड करता है आपकी क्या रिक्वायरमेंट। बजट भी। मतलब ऑब्वियसली सबसे मेन चीज बजट ही होता है। क्या होता है कि लोग बोलते हैं फ्लैट अच्छा नहीं है, लेकिन बजट कम होता है तो फ्लैट में फिर जाना ही पड़ता है। अगर आपको लोकेशन पे रहना है, लाइक आपको सिविल लाइन रहना है, पंचशील रहना है, कोटड़ा रहना है, तो वहाँ प्लॉट की कीमत में आपको एक रहने के लिए छत मिल जाती है। सर ऐसे एक और क्वेश्चन रहेगा मेरा कि रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा कमाता कौन है, बिल्डर्स कमाते हैं या ब्रोकर्स कमाते हैं? रियल इस्टेट में सबसे ज़्यादा जो कमाता है वो कमाता है गवर्नमेंट। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट कमाती है। क्या होता है, जिस दिन हम ज़मीन लेते हैं, एग्रीकल्चर लैंड ली, उसको 90 अप्रूव कराते हैं, देन एडीए कराते हैं, देन रजिस्टर्ड कराते हैं, फिर हम उसको बेचते हैं। बेचने पे भी उसको स्टाम्प ड्यूटी। आज ब्रोकर जो कमा रहा है, ब्रोकर तो 1% दलाली लेता है, 1% अपनी ब्रोकरेज लेता है, गवर्नमेंट लेती है 7.5%। और 7.5% भी हर ट्रांजेक्शन पे। मान लेते हैं आपने कोई प्रॉपर्टी ली आज, उसको 1 साल बाद वापस आप बेच रहे हो, तो वापस से 7.5% गवर्नमेंट उसकी फीस लेगी। ठीक है, ब्रोकर उसके बीच में है या नहीं है, या है तो भी वो तो 1% में काम कर लेगा ब्रोकर, लेकिन गवर्नमेंट 7.5% दलाली वहाँ लेती है। फिर कंस्ट्रक्शन अगर करते हैं तो उसमें भी आपका जो भी मटेरियल है उन सब पे आपके टैक्सेशन, जीएसटी वगैरह बहुत सारी चीज़ें उसमें लगती है। तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो इस फील्ड में कमा रहा है वो गवर्नमेंट कमा रही है। सर अगर हम नया घर ले रहे हैं कहीं पर भी, तो क्या क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, अपन इसको एक सीक्वेंस में समझते हैं। सबसे पहले क्या होता था, जैसे अपन एक अजमेर में अजमेर के लेवल पे अगर अपन बात करें, जिससे मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। पहले क्या होता था, जैसे नया बाजार या सिविल लाइन या पुरानी एरिया जैसे आप देखेंगे तो बहुत पतली पतली सड़कें होती थी, है ना, बहुत छोटी सड़क होती थी, तार लटके रहते थे, वायर, और नालियाँ बह रही है, गंदगी रहती थी, कोई सुविधाएं नहीं थी वहाँ पे ऐसी, है ना। तो उसका एक अपडेट वर्जन अभी आ चुका है, जैसे पंचशील और कोटड़ा है ना, ये आप देखेंगे एरिया चंद्रवरदाई नगर, जहाँ चौड़ी चौड़ी सड़कें आई है ना, सीवरेज लाइन आ चुकी है, लेकिन अभी भी आप देख रहे हो वायर तो लटक ही रहे हैं, कुछ सिक्योरिटी सेफ्टी अभी भी नहीं। तो अभी थर्ड वर्जन अभी जो आया है वो आया है गेटेड सिक्योर टाउनशिप का, जिसमें आपको सिक्योरिटी भी मिल रही है, गंदगी भी नहीं मिल रही है, साफ सफाई, रोड आपको मिल रही है, सीसी रोड, ब्लॉक वाली रोड मिल रही है, प्राइवेट बिल्डर बना रहे हैं उनको। लाइक आपको वायर जो है सब अंडरग्राउंड मिलता है, सारी सुविधाएं आपको वहाँ मिल जाती है। और ऐसी कॉलोनी भी अब तो अजमेर में आ चुकी है जहाँ पे आपको बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट, जैसे गार्डन के साथ साथ एक क्लब हाउस मिल रहा है, जिसमें स्विमिंग पूल मिल जाता है, जिम मिल जाते हैं, इंडोर गेम्स मिल जाते हैं। अब तो इस तरह की भी कई टाउनशिप्स अजमेर में आ चुकी है। तो आने वाला समय अब उन्हीं का ही है। तो आने वाला समय जब उन्हीं का है तो इन्वेस्टमेंट भी वहीं करना चाहिए, वहीं अच्छे रिटर्न है। सर ऐसे एज अ बायर कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन है जो कि मतलब ध्यान में रखने चाहिए प्रॉपर्टी खरीदने से पहले? बिकॉज बहुत सारे आजकल डिस्प्यूट प्रॉपर्टीज भी हैं जो कि आती है सामने। देखिए, बहुत सारे पेपर्स होते हैं जो जहां आप लीगल में उलझ ही जाओगे, और जरूरी नहीं है दुनिया में वो सारे काम हम खुद करें, जिसका काम जिसको दे देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, मान लेते हैं आप कोई 50 लाख की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, मैं तो कहता हूँ 5 लाख का लोन उसके ऊपर बैंक से उठा लो, चाहे आप उसको 3 महीने में क्लोज कर दो, चाहे 6 महीने में क्लोज कर दो। बैंक जब आपको 5 लाख का भी लोन देगा तो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका एक एक डॉक्यूमेंट लीगल में चेक होगा, सारा डॉक्यूमेंट। तो आपकी प्रॉपर्टी अगर ओके होगी तो आपको बैंक 5 लाख का लोन देगा, वरना वो 5 लाख नहीं, वो 10 रुपए का लोन भी नहीं देगा आपको बैंक, है ना। तो मुझे लगता है कि हर चीज अपने से मत करो। मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन उसके अंदर बहुत लंबा भी समय चला जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। एक शॉर्ट में है, आप जो भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसमें जो है एक लोन ले लीजिए, छोटा सा लोन, उसमें आपका सारा लीगल आपका चेक हो जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी में क्या सही है क्या गलत है सब आपके सामने आ जाएगा। सर वैसे बिल्डर से डायरेक्टली प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या ब्रोकर्स के थ्रू ही प्रॉपर्टी लेनी चाहिए? देखिए, मैं तो ब्रोकर हूँ, तो मैं सबसे पहले अपने को सेफ करूँगा, है ना। तो मेरे नज़र में ब्रोकर से प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। उसका रीज़न है कि आज आप बिल्डर से प्रॉपर्टी ले रहे हैं, बिल्डर ने आपको प्रॉपर्टी दिखा दी और दे भी दी, लेकिन आगे की सर्विसेज का क्या? मान लेते हैं बिल्डर कहीं ना कहीं डिले कर रहा है, या बिल्डर से आप कुछ बातचीत करना चाहते हैं, तो बिल्डर का लेवल यहाँ होता है और आपका लेवल यहाँ होता है, तो मैच ही नहीं हो पाता। तो उसको मैच करने के लिए बीच में एक आपको ब्रोकर रखना बहुत जरूरी है। आज अपने यहाँ जैसे अपन छोटे शहर की बात कर रहे हैं, अजमेर में, या अपन ब्यावर या ऐसे किसी भी छोटे मोटे शहर की बात करते हैं, तो वहाँ पे लोग सोचते हैं ब्रोकर को हटाओ और डायरेक्ट बिल्डर से प्रॉपर्टी ले लीजिए। लेकिन अगर आप दुबई जाएंगे या आप मुंबई जाएंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि वहाँ ब्रोकर की अहमियत है। वहाँ डायरेक्ट बिल्डर के पास जाकर डील नहीं करता है क्लाइंट, वो ब्रोकर को मिडिल में रखता है,
वो 1% देने में बड़ी खुशी से 1% देता है और अपना काम कराता है। उसको कोई भी परेशानी आती है तो ब्रोकर हर जगह वहाँ उसके लिए खड़ा रहता है। वही है कि मतलब कोई भी परेशानी है तो डायरेक्टली ब्रोकर को फोन, बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्डर तो उठाएगा नहीं। तो ब्रोकर रखना बहुत जरूरी है। सर एज अ रियल एस्टेट ब्रोकर अगर आपके साथ कोई वर्क करना चाहता है फ्रेशर लाइक जीरो से बिल्कुल, तो कितनी फंडिंग की नीड होती है वैसे? देखिए, अगर रियल एस्टेट में आना है तो इसमें तो जीरो फंडिंग चाहिए, 1 रुपए की भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको समय इसमें पूरा देना पड़ता है। अगर आप रियल एस्टेट को समय देते हो तो रियल एस्टेट आपका समय बदल देता है। रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको अगर आपने समय दे दिया तो वो आपका समय बदल देगा, और इसमें कोई फंडिंग की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने डेडिकेशन के साथ काम करो और अपना बदलता हुआ समय देखो। इसमें हो पेशेंस की कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नीड हो। पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिसके अंदर पेशेंस है वो रियल एस्टेट में आगे बढ़ जाएगा। जी सर, वैसे अगर एज एन रियल एस्टेट ब्रोकर अगर कोई स्टार्ट करता है तो क्या क्या चीज़ें हैं जो कि उनको ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, अगर कोई रियल एस्टेट में अपना काम शुरू कर रहा है या काम करता है तो उसे मार्केट में अपडेट रहना पड़ेगा कि मार्केट में क्या नई योजनाएं आ रही है, शहर कहाँ डेवलप हो रहा है, वो सब हमको ध्यान रखना पड़ता है। साथ में पेपर वर्क समझने पड़ते हैं, जो भी पेपर्स होते हैं उस पर वर्किंग करनी होती है, लोनिंग पे वर्किंग करनी होती है। ग्राहक कुछ भी क्वेश्चन कर लेता है लोन से रिलेटेड भी। अब आप अगर लोन को लेके अगर फ्लेक्सिबल छोड़ दिया ग्राहक को तो ग्राहक बैंक जाएगा 4 लोगों से मिलेगा, 4 लोगों से मिलते ही कहानी आपकी कट हो जाती है। तो थोड़ी बहुत नॉलेज आपको बैंक लोन की होनी चाहिए, पेपर वर्क की आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, एक आपको रेट्स का अच्छा आइडिया होना चाहिए, किस लोकेशन पे क्या सही रेट है वो आपको पता होना चाहिए। तो मार्केट में अगर आप अपडेट रहोगे, अगर आप सही जानकारी रखोगे मार्केट की, तो आपका जो बिजनेस है वो अच्छा चलेगा ब्रोकिंग में। तो जी सर। सर वैसे मेरा भी ये क्वेश्चन है और काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता ही है कि प्रॉपर्टी रेंट पे लेनी चाहिए या बाय करनी चाहिए? प्रॉपर्टी तो मुझे लगता है जैसे अपना ये छोटे शहर हैं तो यहाँ आपको बाय करनी चाहिए, इतना मुश्किल नहीं होता बाय करना। रेंट पे रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ों की परेशानियाँ रहती है आपको। अगर अपन कॉमर्शियल में रेंटल की बात करें, मान लेते हैं आपने कोई कॉमर्शियल आपने कुछ लिया और आपने अपना बिजनेस शुरू किया, उसका आपने 11 महीने या 3 साल का आपने एग्रीमेंट किया, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल गया, तो कभी भी वो आपकी प्रॉपर्टी खाली करा सकता है। तो मुझे लगता है कि कॉमर्शियल में भी आपको बाय कर लेनी चाहिए, और अगर आप रहने के हिसाब से भी देख रहे हैं तो आपको बाय करनी चाहिए। अभी तो अजमेर में इतने भी भाव नहीं हुआ है कि आप बाय मतलब खरीद ना सकें। जितना आप रेंट भरते हैं उस अकॉर्डिंग आपको अच्छे ऑप्शंस फ्लैट्स में इनमें मिल जाते हैं। जितना आप रेंट भरेंगे, मान सकते हैं आप अजमेर के अकॉर्डिंग 10 से 15 हज़ार रुपये अगर आप रेंट भरते हैं तो आपको ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं जहां आपको खुद का अपना फ्लैट या अपनी छत मिल जाए। तो मुझे लगता है बाय करना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होता है। जी सर, जैसे कि अभी आप ड्रीम आशियाना के फाउंडर हैं, तो ड्रीम आशियाना को लेकर आपका क्या विजन है? मेरा विज़न क्लियर है। देखिए, क्या है कि जब मैं रियल एस्टेट में आया था तब मैंने देखा कि जो प्रॉपर्टी लाइन है इसके अंदर सबसे ज़्यादा वाद विवाद होते हैं। और आप शुरू से उठा के देखोगे, मतलब आज तक युद्ध भी लड़े गए ना, तो ज़मीनों के और इन सब के चक्कर में लड़े गए। तो मैं जब आया इस लाइन में तब मैंने देखा कि यहाँ पे पेपर वर्क सही से लोग समझा नहीं पाते थे, ना ग्राहक समझता था पहला, ना उनको सही रेट्स का आइडिया होता था। तो मेरा विज़न क्लियर है, मैं ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना चाहता हूँ और मैं मेरे हर ग्राहक को एक ऐसी सर्विस देना चाहता हूँ कि वो ग्राहक जब मेरे से प्रॉपर्टी ले तो उसको ये ना सोचना पड़े कि इसके पेपर ओके है या नहीं है, वहाँ जो रेट्स में जहाँ प्रॉपर्टी ले रहा हूँ वो रेट्स वहाँ की जेन्युइन है या नहीं है, और आगे की जो सर्विस है चाहे वो लोनिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो रजिस्ट्री सेल डीड इन सब से रिलेटेड हो, वो सब में उसको कोई सर्विस में कोई परेशानी ना हो। तो मेरा विज़न क्लियर है, मुझे ऐसी सर्विस देनी है ग्राहक को कि जब वो ड्रीम आशियाना की स्टेप चढ़े, जब वो सीढ़ी चढ़े, तो उसका जो सपना है, जो उसके मकान का सपना है, वो मैं पूरा करूं। दूसरा मेरा विज़न ये है कि मैं मेरी कंपनी को अलग अलग शहरों तक ले जाना चाहता हूं। मैं अभी विदेश का मैंने सोचा ही नहीं है, तो मैं आपको कोई बड़ी बात नहीं बोलूँगा, लेकिन मैंने जो सोचा है कि मैं मेरे कंपनी, जो मेरी ब्रोकिंग कंपनी है, मेरे जो प्रोजेक्ट्स रहेंगे वो मेरे जयपुर भी रहे, दिल्ली रहे, गुड़गांव रहे, मुंबई रहे, मैं ये चाहता हूँ। तो बस भगवान से दुआ है, बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे और क्या करेंगे। सर हमारी भी विशेष आपके साथ हैं।
थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपने हमको ज्वाइन किया, इतनी सारी नॉलेज दी हमको रियल एस्टेट से रिलेटेड। हम चाहेंगे जो भी आपके विजन्स है वो फुलफिल हो। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू।